फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 पे मैं विनायक पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको हिस्ट्री के 3 सेट पढ़ाए हैं, सेट 1, सेट 2 और सेट 3। आज आप सभी के लिए चौथा सेट लेके आया हूं, जिसमें आपका जीएस का पोर्शन होगा, ज्योग्राफी होगा, इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हिंदी होगा और हिस्ट्री, संविधान, भूगोल, इतिहास और हिंदी। इन सभी से आपके 10-10 क्वेश्चन होंगे। 10-10 क्वेश्चन होंगे सब सारे सब्जेक्ट से। ज्योग्राफी से होंगे 10, हिंदी से होंगे 10, कॉन्स्टिट्यूशन से 10 होंगे, हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको सभी का आंसर बताया जाएगा और उसको एक्सप्लेन करके भी बताया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति, क्योंकि आपकी हुई थी 1789 ईस्वी में। अमेरिकी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, चीनी क्रांति। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, चीन की क्रांति 1912 का भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर प्रभाव नहीं झलकता, मतलब नहीं दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, आचार्य जी.वी. कृपलानी ने। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 7, 9, 11। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7। संविधान सभा में प्रारूप समिति की सदस्यों की संख्या थी 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, बी.एन. राव ने, महात्मा गांधी ने या जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष। तो लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, मुख्य न्यायाधीश। तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति आपका कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 52 में दिया हुआ है राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है। पहले आम चुनाव में लोकसभा में कितने सदस्य थे? 280, 389, 489 या 500। तो पहले आम लोकसभा में जो पहले आपके आम लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें आपके 489 सदस्य थे। तो पहला ये जो हुआ था चुनाव, ये कब हुआ था? आम चुनाव जो पहला हुआ था तो हुआ था आपका 25 अक्टूबर 1951 में। 25 अक्टूबर 1951 में हुआ था हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में हुआ था आपका पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 को।
जिसमें कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी और उनकी बहुमत के साथ जीत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है। भारत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके लिए प्रयोग की जाती है? प्रधानमंत्री के लिए, राज्यपाल के लिए, राष्ट्रपति के लिए या उपराष्ट्रपति के लिए? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, राष्ट्रपति के लिए भारत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? वित्त आयोग का, लोकसभा सचिवालय का, चुनाव आयोग का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार ये आपका कहीं संविधान में निहित नहीं है, मतलब कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसलिए संवैधानिक संस्था नहीं है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। बाकी आपके ये सब संविधान में दिए हुए हैं, ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 10 वर्ष। उसको उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक ज्योग्राफी का पोर्शन शुरू होगा, जो अभी मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाया था संविधान से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन से। इसमें आपके ज्योग्राफी भूगोल से रिलेटेड 11 से 20 तक जितने भी 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं हम लोग। EPSSC पेड में 2022 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसी से रिलेटेड पूरा प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करवाया गया है। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ सेशन कैसा लगा। चलिए ज्योग्राफी का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपके सामने है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता, इस्पात, तांबा, एल्यूमिनियम? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा तांबा के लिए राजस्थान में खेतड़ी परियोजना प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा असम में स्थित है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने है। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी? तो आपका नागार्जुन सागर बांध जो है आपका गंगा नदी पे बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सॉरी, कृष्णा नदी पे। इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कृष्णा नदी पे आपका नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर, कुलेर? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, किन्नौर जिला। ये आपका भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध, रिहंद बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन बांध? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध आपका भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने है। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में? तो आपका रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने है। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट, दीघा तट। तो आपका भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने 18 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में कौन सबसे प्राचीन पर्वत है? हिमालय, अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अरावली। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क केवुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर में आपका विश्व का एकमात्र तैरता हुआ केवुल लामजाओ पार्क स्थित है, मणिपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने है। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति वन, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपके लिए है हिंदी का। अब आपका 21 से 30 तक हिंदी के क्वेश्चन होंगे। अभी मैंने आपको पॉलिटी का पढ़ाया था 1 से 10 तक। 11 से 20 तक मैंने अभी आपको पढ़ाया था ज्योग्राफी का। अब 21 से 30 तक जो क्वेश्चन होंगे वो आपके हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, जो आपकी पेट के एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन नंबर है हिंदी का। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन। तो आपका मैथिली शरण गुप्त जो है ये साकेत महाकाव्य का रचयिता है, मैथिली शरण गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 22। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? कवि वचन सुधा, उदंत मार्तंड, हरिश्चंद्र पत्रिका या फिर सरस्वती। तो इसका आपका उदंत मार्तंड जो था ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, आदिकाल में लिखा गया आपका पृथ्वीराज रासो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। इन पंक्तियों को किसने लिखा था? मीराबाई जी ने, कबीरदास ने, तुलसीदास ने या मलिक मोहम्मद जैसी ने। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास ने लिखा था ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। यह आपका लिखा था कबीरदास ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने है। कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है? ब्रज, अवधी, भोजपुरी या फिर खड़ी बोली। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अवधी। अवधी मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा। पद्मावत की भाषा है आपकी अवधी, जो कि आपका मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया था पद्मावत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 26वां क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है? पौ बारह होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना, फूंक फूंक कर रखना। फूंक फूंक कर पैर रखना। तो चलिए आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पैरों पर खड़ा होना। स्वावलंबी होने का मतलब होता है पैरों पर खड़ा होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी के सामने है। मैं काम से जा रहा हूं, मैं कौन सा कारक है?
संप्रदान, करण, अपादान और अधिकरण। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा करण। करण इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 28 क्वेश्चन नंबर। प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्य प्लस अक्ष। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रति प्लस अक्ष। प्रत्यक्ष का सही संधि विच्छेद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, 29 की ओर आते हैं। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हों उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 30 क्वेश्चन नंबर। निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? स्तुति, संस्तुति, संवेदना या स्तवन। तो निंदा का विलोम शब्द होगा स्तुति। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब 31 से 40 तक जो क्वेश्चन आपके होंगे वो हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, 10 क्वेश्चन, जो कि आपका पेट 2022 के एग्जाम से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आपके सामने जैसा कि पहला क्वेश्चन नंबर है हिस्ट्री का। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? कारपाषाण, दीनार, निष्क, सुवर्ण। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीनार। दीनार इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। गुप्त काल के गुप्त काल की मुद्रा को दिनार कहा जाता था और जो चांदी की मुद्रा थी उसको कहा जाता था रुपयक। गुप्त काल में अशरफियां भी चली थी जो कि आपका शेरशाह सूरी ने चलाई थी अशरफियां, और रुपया भी शेरशाह सूरी ने चलाया था पहली बार। और इसमें सिक्के का वजन किस में नापा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, इसे ग्रेन में नापते हैं। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और गुप्त काल का राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़। गरुड़ इसका राजकीय चिन्ह था गुप्त काल का। गुप्त काल का संस्थापक भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इसका श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त फर्स्ट था। कहीं कहीं अलग अलग पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसीलिए या तो श्रीगुप्त ऑप्शन हो श्रीगुप्त लगा दिएगा, नहीं तो चंद्रगुप्त फर्स्ट लगा देना, चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आप सभी के सामने है। जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? लेखना पद्धति, उपवास द्वारा प्राण त्याग देना, तीर्थंकरों की जीवनी या फिर भित्ति चित्र। तो जैन धर्म में संलेखना का मतलब है उपवास, मतलब व्रत रह के अपने प्राण त्याग देना, व्रत रहकर अपना प्राण त्याग देना। और जो है इसको फॉलो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी पद्धति द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी के सामने है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, जेम्स प्रिंसेप। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी के सामने है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने, सरोजिनी नायडू ने, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें आपका महात्मा गांधी ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो कि आपका 1931 में हुआ था। 1931 में हुआ था ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। पहला आपका हुआ था 1930 में, फर्स्ट 1930, और दूसरा तो आपका लिखा ही है 1931, तीसरा 1932 में हुआ था, तीसरा 1932 में हुआ था। पहले वाले में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 35, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी या फिर आपका चंद्रबरदाई। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, उतबी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उतबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती करना, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नमक कानून को निरस्त करना। ए इज द राइट ऑप्शन, नमक कानून को निरस्त करना। इनका मतलब नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य था। दांडी मार्च आपका कब हुआ था? 12 मार्च 1931 को हुआ था। दांडी मार्च महात्मा गांधी जी ने किया था 1931 को। 6 अप्रैल 1931 को नमक कानून तोड़ा था महात्मा गांधी जी ने। इसमें इन्होंने 24 दिन की यात्रा की थी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद।